हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज वाली प्रैक्टिस सेशन में आपको होम साइंस के सभी ब्रांच से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कुछ इजी रहेंगे, कुछ मीडियम रहेंगे, कुछ टफ रहेंगे, यानी तीनों लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 1 से लेकर हमने 38 क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में करवा दिए, कल वाली क्लास में। अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर के देख सकते हो। आज 39 से आज जो भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो इस वीडियो में आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हैं वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये आपके बुक में बनाए हुए नहीं है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि 39 क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताती हूँ कि बुने हुए वस्त्रों, निटेड वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जो बुने हुए वस्त्र होते हैं उनमें जो नीटिंग वस्त्र होता है, जैसे कि नीटिंग मतलब एक वीविंग होता है, एक नीटिंग होता है। वीविंग बुनाई यानी कि करघे में होता है, ठीक है, बुनाई की जाती है। नीटिंग मतलब कि हाथ से जो बुनाई, जैसे स्वेटर जो बुनते हो ना, तो वो होता है नीटिंग बुनाई होता है। तो जो नीटिंग बुनाई हाथ से बुनाई वाली होती है उसमें इन 4 ऑप्शन में कौन सी आवश्यकता नहीं होती है, यही आपसे पूछा गया है। क्या उसके धुलाई की आवश्यकता नहीं होती है? क्या उसे इस्त्री की आवश्यकता नहीं होती है? क्या उसे मोड़ की आवश्यकता होती है? या फिर क्या उस इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि जो हाथ से आप कपड़ा या हाथ से आप जो भी बनाते हो, वस्त्र, स्वेटर बनाते हो, ठीक है, कुछ भी आपने बनाया है, तो उसे धुलाई की ज़रूरत पड़ती है, उसे इस्त्री की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसे मोड़ की ज़रूरत यानी कि मांड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मांड हमेशा कॉटन वाले कपड़े पे लगाया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 39 का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, यानी कि आप मोड़ नहीं लगाते हो। तो आपका 39 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 40 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गेहूं के अंकुर का तेल डाट का उत्तर स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन ये है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन डी, सी ऑप्शन है विटामिन ई, डी ऑप्शन है विटामिन के। आपको बताना है कि जो गेहूं के अंकुर होते हैं उसका जो तेल होता है इन ऑप्शन में से किसका स्रोत माना जाता है, आपको बताना है। तो आप बताना कि विटामिन ई क्या होता है। आपका गेहूं का जो अंकुर यानी कि जो गेहूं का भ्रूण नहीं होता है वही आपके विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत माने जाते हैं। चाहे गेहूं के भ्रूण कह दो आप, चाहे मक्के के भ्रूण कह दो। मक्के के भ्रूण में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, आपके मूंगफली के दाने में, नारियल के तेल में, इन सब में विटामिन ई की मात्रा क्या होती है, पाई जाती है। आपसे गेहूं के बारे में पूछा गया था, गेहूं के अंकुर में या फिर गेहूं के भ्रूण में पूछा जाता, तब भी आप बताना कि विटामिन ई आपका पाया जाता है। अब यहाँ पे आप याद कर लो कि विटामिन ई की कमी से क्या क्या दिखाई देता है। विटामिन ई का यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल जो होता है, प्रजनन क्षमता का ह्रास हो जाता है अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो गई है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, आपको बताना है कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है, फटाफट से मेरे बोलने से पहले आप बता दो कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम क्या होता है। अगर आपने बताया है टोकोफेरॉल तो बिल्कुल राइट बताया है। ठीक है, टोकोफेरॉल जिससे क्या उसमें 3 शब्द की उत्पत्ति निकल के आती है, जो यानी कि ग्रीक शब्द का एक 3 शब्द होता है। टोको का मतलब होता है शिशु, फेरो का मतलब होता है उत्पन्न, और ओएल का मतलब होता है एल्कोहल, यानी कि शिशु के उत्पन्न वाला क्या होता है आपका टोकोफेरॉल होता है। चलिए ज़्यादा यहाँ पे बहस नहीं करते हैं। गेहूं के अंकुर में हम आपको बताएं कि विटामिन ई इसकी प्राप्ति के स्रोत माना जाता है। हमारा 40 का ई ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा गृह विज्ञान पर प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है, यानी कि गृह विज्ञान में जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है वह इन चारों ऑप्शन में से किन चीज़ों को इंगित करता है। ऑप्शन ये है आपके पास सरल से जटिल, बी ऑप्शन है करके सीखना, सी ऑप्शन होता है मूर्त से अमूर्त, डी ऑप्शन होता है भाग से समग्र। ठीक है, भाग से समग्र लिखा है। अब आपको बताना है कि आपके होम साइंस में जो प्रसार शिक्षा वाला होता है, यानी कि प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है, वो क्या कहता है, करके सीखना का। ठीक है, आपको याद रखे रहना है कि प्रसार का जो काम होता है कार्यकर्ता का, वो ये कहता है कि करके सीखना। ठीक है, तो आपका 41 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए क्या पूछा गया है। 42 नंबर का क्वेश्चन आपसे कहता है क्वेश्चन कि आहार नियोजन महत्वपूर्ण है, यानी कि आहार का जब आयोजन करते हो, नियोजन करते हो, तो उसमें महत्वपूर्ण क्या होता है। ऑप्शन ये है आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए, बी ऑप्शन है बजट नियोजन के लिए, सी ऑप्शन है समय के उपयोग के लिए, डी ऑप्शन है ऊर्जा बचाने के लिए। आपको बताना है आहार नियोजन का महत्वपूर्ण है कौन सा है, आपको बताना है। तो आप क्या बताना कि आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए होता है, यानी कि हम आहार को जो नियोजित करते हैं तो उनमें हम ये
कामना करते हैं, इच्छा करते हैं कि उसमें आहार में पोषक मात्रा भरपूर मात्रा में हो, यानी कि पूरी तरह से हो, ना कि कोई पोषक तत्व की कमी और ना ही किसी पोषक तत्व की अधिकता हो। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। हम आहार नियोजन का इसलिए करते हैं ताकि आपके आहार में पौष्टिकता बरकरार रहे, यानी कि पूरी रहे। अब देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गृह व्यवस्थापन का सार है। ऑप्शन ये है पारिवारिक लक्ष्यों को निश्चित करना, बी ऑप्शन है समय व्यवस्थापन, सी ऑप्शन है ऊर्जा व्यवस्थापन, डी ऑप्शन है उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। फटाफट से जो भी स्टूडेंट नए आए हैं उनसे मुझे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जल्दी से वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ठीक है, आपका 43 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गृह व्यवस्थापन का सार है, यानी कि जब गृह व्यवस्था करते हो आप तो उसमें सबसे पहले आपको सार बताना है। क्या आप बताओगे? आप बताओगे जो भी आपके पास संसाधन है उन संसाधनों को उपयोग करें, ना कि आप समय आप व्यवस्थापन करते हो तो ये भी आपके संसाधन में काउंटिंग होता है। ऊर्जा भी क्या होता है? आपके आपके संसाधन में काउंटिंग होता है। तो आपको सभी को लेना है, यानी कि जो जितने सारे आपके पास संसाधन है चाहे वो जिस भी रूप में हो, तो उन संसाधनों का उपयोग करते ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आप किसी चीज को ज्यादा यानी कि समय का ज्यादा इस्तेमाल कर लो लेकिन आपने उस काम में क्वालिटी नहीं लाई है, या फिर आपने एनर्जी की ज्यादा इस्तेमाल कर ली है लेकिन आप जो काम किए हो काम को अच्छा निपुणता ढंग से नहीं दिखा रहा। तो आपको समय भी कम लगाना है, आपको ऊर्जा भी कम लगाना है, लेकिन कम लगाते हुए भी आपको जो काम है, आपका जो इच्छा है, यानी कि जो आप मैनेजमेंट कर रहे हो वो पूरी तरह से होना चाहिए। यानी कि आपको उपलब्ध संसाधन, जो आपके पास संसाधन है, उन संसाधनों का प्रयोग करके ही अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। तो आपका 43 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 का डी ऑप्शन माना गया था। चलिए अब देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी कैलोरी देगा? ऑप्शन ये है 60 कैलोरी, 60 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन होता है 135 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन होता है 75 किलो कैलोरी, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि आपके पास एक स्नैक है जिसमें आपको 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है और 3 ग्राम वसा मिलता है, तो आपको शरीर में कितना कैलोरी मिलेगी ऊर्जा, आपको यही बताना है। तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में कितना कैलोरी देता है। आपको बताना है 4.2 देता है। ठीक है, 4.2 देता है। उसके बाद में 1 ग्राम कितना वसा देता है, आपको बताना है 9 देता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको जो 4 है, 4 को 12 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 12 को आप 4 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? आपका आएगा 48। ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं। जब आपके पास कितना है कार्बोहाइड्रेट कितना देता है आपको? 4 देता है, 4.2 देता है। चलो हम 12 से 4 को गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आपके पास आया? 48 आया। अब 48 आपके पास मिल गया, यानी कि अब आपने खाया 12 ग्राम में, अगर आपने खाया है तो कितना मिला? 48, यानी कि आपको कार्बोहाइड्रेट से पता चला। अब आपको वसा का पता करना है। तो अब 48 में आप जानते हो कि 1 ग्राम वसा में 9 मिलता है, यानी कि 9 कैलोरी मिलता है। तो आपको अब 9 को 48 में आप गुणा कर दो, 48 और 9 से गुणा कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे 4 ऑप्शन में देखो 75 किस में है? आपका सी ऑप्शन में है। यानी कि आपको एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी कैलोरी देगा? तो आपको बताना है 75 किलो कैलोरी देगा। यानी कि आपका 44 का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है। यह क्वेश्चन कहता है दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार में प्राप्त करने की रेशा की योग्यता है। आपके पास है लचीलापन, बी ऑप्शन है प्रव्यवस्था, सी ऑप्शन है तन्यता, डी ऑप्शन होता है घनत्व। आपको बताना है जब कोई चीज़ को आप दबाते हो, मोड़ते हो, फिर सिकोड़ते हो, लेकिन फिर भी वो अपने रूप में आ जाता है। जैसे आप रबड़ रहता है ना, चाहे जितना उसको खींचते हो, चाहे जितना वो खींच जाता है, लेकिन जब उसको छोड़ते हो तो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? प्रतिवास्तता है। ठीक है, उसके पास लचीलापन की वजह से नहीं होता, तन्यता की वजह से नहीं होता, घन की वजह से नहीं होता। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि 44 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द 44 में 45 का क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है। जो भी बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो भी नए क्वेश्चन होते हैं, नए मॉडल पेपर आते हैं हर एग्जाम के, मैं आपको करवाती हूँ। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने सारे एग्जाम हुए हैं, चाहे हरियाणा का हो चाहे जहाँ का हो, मैं उस
एग्ज़ाम का आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, तो आपको पता चलता रहेगा ना कि कब करवाते हैं, हम भी वो क्लास कब देते हैं। अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे तभी आपको पता चल पाएगा। चलिए देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है, बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के ऑप्शन ये है संज्ञानात्मक विकास का, बी ऑप्शन होता है वृद्धि एवं विकास, सी ऑप्शन है स्वभाव, डी ऑप्शन होता है संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास। ठीक है, आपको बताना है कि बालक अपने पालनकर्ता से संबंध जो मुख्य निर्धारक माना जाता है वो क्या होता है, आपको यही बताना है। आप क्या बताओगे, उसके पास संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, यानी कि 46 का आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यानी संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास बालक के अपने पालनकर्ता से संबंधित मुख्य निर्धारक को माना जाता है। तो 46 का आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। चलते हैं 46 से अब 47 क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है। यानी कि कम की बात किया, ऐसा नहीं होता कि प्रभावित नहीं होता, सिर्फ कहा कि 4 ऑप्शन में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है, यही बताना है आपको। ऑप्शन ये है वनस्पति तंतु, बी ऑप्शन होता है पुनर्निर्मित सेलुलोज तंतु, सी ऑप्शन होता है जानत्व रेशे, डी ऑप्शन होता है संश्लिष्ट जंतु। चलिए आप बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से वाले रेशे का कीड़े और फफूंदी सबसे पहले प्रभावित करते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है जो सिंथेटिक रेशे होते हैं यानी कि जो संश्लिष्ट रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, कीड़े और प्रभावित से क्या होते हैं, जल्दी प्रभावित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यानी आपको राइट आंसर चुनना था, वो कौन सा चुनना था, डी ऑप्शन है। कीड़े तथा फफूंदी से सबसे कम जो प्रभावित होता है वो संश्लिष्ट रेशा यानी कि सिंथेटिक रेशा आपका होता है। चलिए अब यहाँ पे 47 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सही से विजुअल हो। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, सूची 1 से सूची 2 में आपको सुमेलित करना है, दिए गए कूट को सही कूट में चयन कीजिए। सूची 1 आपके पास है जिसमें पहला है अंडा, दूसरा बी में है दूध, सी में है गेहूं, डी में है मांस। यानी कि जो भी आपके पास यहाँ पे खाद्य पदार्थ दिए गए हैं उनको मिलाना है कि इनमें क्या क्या पाया जाता है। अंडा में आपको क्या मिलता है, अंडा से आपको एविडीन मिलता है। ठीक है, आपको एविडीन मिलाना है। दूध में आपको क्या पाया जाता है, तो दूध में आपको बताना है कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में क्या पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है। मांस में क्या होता है, कोलेजन पाया जाता है। यानी कि आपका राइट आंसर निकल के आता है। हमने पहला का कहाँ मिलाया था, दूसरे में, यानी कि हमारा बी ऑप्शन में मिल जाता है। फिर हमने बी को किस में मिलाया था, तीसरे वाले में मिलाया है, यहाँ पे सही हो जाता है। फिर हमने सी का पहले में मिलाना, हमारा ये भी सही हो जाता है। चौथा का हमने चौथे में मिलाया था, हमारा ये भी, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए आपका 48 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप चलिए देखिए आपके पास 49 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है संचार मॉडल में समाहित है। ऑप्शन ये है प्रेषक, संदेह, गणतव्य एवं ग्रहणकर्ता, बी ऑप्शन होता है वक्ता, वक्तव्य, माध्यम एवं श्रोता, सी ऑप्शन होता है प्रेषक, संचारक, संकेत, ग्रहणकर्ता, डी ऑप्शन होता है प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम, ग्रहणकर्ता। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 49 का क्वेश्चन हमने यहाँ से पूछा है। यानी कि संचार आपके पास जो मॉडल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्रेषक होना चाहिए, या फिर उसके बाद संदेश होना चाहिए, उपचार होना चाहिए, माध्यम कोई होना चाहिए, फिर ग्रहणकर्ता होना चाहिए। ग्रहणकर्ता नहीं रहेगा तो कैसे कोई चीज़ें आप उसको सुना रहे हो, कुछ कह रहे हो तो कैसे ग्रहण करेगा। तो आपका 49 का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल करते चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या जो है वो थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, देखिए आप 50 नंबर का क्वेश्चन है, प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इससे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो प्रभावी और वास्तविक प्रसार होता है उसमें जो कार्य होना चाहिए क्या होना चाहिए, या फिर ग्रामीण स्तर से प्रारंभ होना चाहिए, फिर बी ऑप्शन सुसंगठित होना चाहिए, सी ऑप्शन सरकार का सहयोग, डी ऑप्शन होता है पर्याप्त निधि। तो जो प्रभावी और वास्तविक प्रसार के कार्य के लिए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रामीण स्तर से प्रारंभ करना चाहिए काम। ठीक है, सबसे पहले किसी करना चाहिए, ग्रामीण स्तर में करना चाहिए, यानी कि 50 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 51 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जाता है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है। ऑप्शन ये है साक्षरता पर, बी ऑप्शन होता है संवर्धन पर, सी ऑप्शन होता है आर्थिक क्रिया होती कौशल विकास, डी ऑप्शन होता है फिर सभी।
आपको बताना है कि प्रौढ़ शिक्षा पहले क्या होती है। आपको याद रखे रहना कि प्रौढ़ शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है, यानी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रदान करने जाने वाली एक विशिष्ट व्यवस्था होती है, जिसमें प्रौढ़ के लिए उनकी उन्नति और उनके विकास को ध्यान में रख के जो भी लोग निरक्षित होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनकी निरक्षरता को दूर करके साक्षरता को लाने का एक उद्देश्य था आपका प्रौढ़ शिक्षा, जिसमें क्या किया जाता है, औपचारिक शिक्षा दी जाती है। तो आपको याद रखे रहना है कि आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, साक्षरता पर, यानी कि जो भी लोग निरक्षर थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको क्या किया गया था, प्रौढ़ शिक्षा लाया गया था ताकि उनकी उन्नति और विकास बेहतर ढंग से हो सके। तो आपका 51 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास 52 नंबर का क्वेश्चन, आपसे 52 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि बालक का विकास है, ऑप्शन ये है वातावरण एवं अधिगम का परिणाम, बी ऑप्शन होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम, सी ऑप्शन होता है वंशानुक्रम एवं अधिगम का परिणाम, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो बालक का विकास होता है वो कैसे होता है। आपको बताना है कि जो बालक का विकास होता है वंशानुक्रम और वातावरण के परिणाम के द्वारा होता है, ठीक है, यानी कि वंशानुक्रम से होता है और वातावरण, दोनों के कारक के से आप जो भी बालक होते हैं उनका विकास होता है। तो 52 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है प्रजातांत्रिक, आपके पास अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है, ऑप्शन ये है खंडों द्वारा, बी ऑप्शन होता है सरकार द्वारा, सी ऑप्शन होता है स्वायत्ता शासी निकायों द्वारा, डी ऑप्शन होता है पंचायती राज द्वारा। आपको बताना है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है किसके द्वारा हुआ। 53 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपको बताना है कि जो आपका पंचायती राज द्वारा होता है उसके द्वारा क्या होता है, विकेंद्रीकरण किया जाता है, ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसको क्वेश्चन का आंसर जो माना गया है वो माना गया है, डी ऑप्शन को माना गया है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती जो राज व्यवस्था होती है वो कब लागू हुई थी। आपको बताना है 2 अक्टूबर को लागू की थी। सन पूछा गया तो आप बताना 1959 में, ठीक है। तो 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी, ठीक है। तो आपको बताना है 53 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि धन समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी कि आपके पास धन की, समय की और शक्ति, इन तीनों की अधिक आवश्यकता होती है। इन चारों ऑप्शन में से किस वाले चक्र में ज्यादा होती है। ऑप्शन ये है जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में, बी ऑप्शन होता है जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में, सी ऑप्शन होता है जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है उपयुक्त में से सभी। आप बताओगे तो क्या बताओगे, यानी कि जो धन होता है, यानी कि पैसा हो गया, आपका टाइम हो गया, आपकी एनर्जी हो गई, तो सबसे ज्यादा जो व्यय होता है, सबसे ज्यादा जो खर्च होता है वो आपका होता है द्वितीय अवस्था में। क्यों, क्योंकि द्वितीय अवस्था में ही क्या होता है, बालक का आगमन होता है, यानी कि शिशु की उत्पन्न होता है। उसके बाद में जो भी बालक की लालन पालन पोषण प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक उच्च जो भी पढ़ाई होती है उसमें द्वितीय वाली अवस्था में होती है, ठीक है। तो इसलिए द्वितीय अवस्था में जो मांग होती है वो सबसे ज्यादा धन, समय और शक्ति की होती है। तो आपका 54 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसी में सारा क्या होता है, लंबा थोड़ा चलता है, क्योंकि इसमें सारे शिक्षा दीक्षा सब कुछ उसी में काउंटिंग होता है। चलिए देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कठपुतली है, ऑप्शन ये है, आपने पीछे कर लिया क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपसे देखो वही क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ये है श्रव्य सामग्री, बी ऑप्शन है दृश्य सामग्री, सी ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि कठपुतली क्या होता है, दृश्य और श्रव्य दोनों होता है। दृश्य मतलब कि देखना, श्रव्य मतलब सुनना, यानी दिखाई देना और सुनाई देना, ये दोनों प्रकार की सामग्री आपकी कठपुतली होती है। तो आपका 55 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, मानव कोशिका में होते हैं, मानव कोशिका में कितने होते हैं। ऑप्शन ये है क्रोमोसोम के 21 युग,
बी ऑप्शन होता है क्रोमोसोम के 22 युग्म, सी ऑप्शन होता है क्रोमोसोम के 23 युग्म, डी ऑप्शन होता है क्रोमोसोम के 24 युग्म। आप बताओ कि 56 में आपका जो राइट आंसर होगा क्या होता। आपको बताना है कि जो मानव कोशिका में जो होते हैं क्रोमोसोम की संख्या 30 होते हैं। अगर हम जोड़ों की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे 30 वैसे जोड़ सकते हो, आपका 3 3 6 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 46 होते हैं। आपको बताना है यहाँ पे मानव कोशिका, तो आप बताना है 30 क्रोमोसोम युग्म होते हैं। तो आपका 56 का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। जोड़ों की बात करें तो आप बताना 46 बताना। अब यहाँ पे देखिए, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादक किया है, किसने किया? मनोसामाजिक की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन ये है जीन पियाजे द्वारा, बी ऑप्शन होता है एरिक एरिक्सन द्वारा, सी ऑप्शन होता है फ्रायड द्वारा, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। आप बताओ। अगर आपने ऑप्शन चुना है बी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट चुना है, क्योंकि मनोसामाजिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? इरिक एरिक्सन जी हैं। इन्होंने क्या किया था? मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में ही उन्होंने, मतलब कि इरिक एरिक्सन ने अपनी एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम होता है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, यानी कि 1963 में उन्होंने लिखी थी। उसमें अपने जो भी बालक होते हैं उनमें 8 अवस्थाओं को बांटा था, यानी कि जो भी मानव होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है 8 अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कौन सी बुक में? आपको बताना है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। सन पूछा जाए तो आप बताना 1963 में, ठीक है। इरिक एरिक्सन क्या थे? एक फ्रायडवादी थे, यानी कि फ्रायडवादी के समर्थन के थे। लेकिन इन्होंने फ्रायड के जो उन्होंने लिबिडो की बात की थी, फ्रायड ने उनके बात को नहीं माना था। उन्होंने क्या, मतलब इरिक एरिक्सन ने क्या कहा था? इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा था 3 बातों की। उन्होंने कहा, इरिक एरिक्सन ने, एक होता है व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल होता है, सामाजिक यानी कि इमोशन होता है, सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट होता है। यानी कि अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में इन 3 व्यक्तित्व का निर्धारण किया था, सामाजिक और इमोशन की बात करी थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट आंसर चुनो 57 का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो आपको बताना है विकास सिद्धांत, इरिक एरिक्सन जी राइट हो जाते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे 58 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि सिलाई मशीन भारी चलती है। ऑप्शन ये है तेल व सफाई की कमी से, बी ऑप्शन होता है प्रेशर फुट पर अधिक दाब, सी ऑप्शन होता है अधिक ढीली बेल्ट, डी ऑप्शन होता है शटल में धागा। अगर आपकी मशीन भारी चल रही है तो आप इन चारों ऑप्शन में से क्या चुनोगे जिसकी वजह से आपका मशीन भारी है? तो आप बताओगे आप उसमें तेल नहीं डाले हो या फिर सफाई नहीं की हो, तो इसकी वजह से आपकी मशीन थोड़ा टाइट चल रही है, भारी चल रही है। तो 58 का आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अब 59 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है एलाकार्टे, यहाँ पे एलाकार्टे होना चाहिए। एलाकार्टे मेनू है, ऑप्शन ये है निश्चित मेनू, बी ऑप्शन होता है चयनित मेनू, सी ऑप्शन होता है संयुग्म मेनू, डी ऑप्शन होता है चक्रीय मेनू। एलाकार्टे मेनू कैसा मेनू होता है? वो मेनू होता है चयनित मेनू होता है, यानी कि आप भोजन को चयन कर सकते हो, ठीक है, कि मुझे ये खाना है, ये खाना है। एलाकार्टे आपको किस में लगाना है टिक? आपको चयनित मेनू में लगाना है। तो आपका 59 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, कार्य सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्य सरलीकरण का अर्थ है, ऑप्शन ये है कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, बी ऑप्शन होता है श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, सी ऑप्शन होता है कार्य स्थान को संगठित करना, डी ऑप्शन होता है कार्य क्रिया में कौशल विकास। कार्य सरलीकरण का जो अर्थ होता है आपसे यही पूछा गया। आपको बताना है कि कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन करना, यानी कि कार्य सरलीकरण यही तो तकनीक आपको बताता है कि आपके कामों को आसान बनाना, यानी कि परिवर्तन करना। आप परिवर्तन करोगे तभी तो आपके काम क्या हो जाएगा? इजी। जब कोई काम कर रहे हो लगातार लेकिन आपको काम सफल नहीं हो पा रहा है और वैसे भी बोरियत भी लगे, लेकिन वही काम को आप थोड़ा परिवर्तन करो तो आपको इंटरेस्टेड भी लगेगा और आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो कार्य सरलीकरण यानी कि कामों को आसान करना क्या होता है? कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन लाना होता है। तो आपका 60 का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जान सकते हो, सी ऑप्शन कहता है कार्य स्थान को संगठित करना, ये आपका गलत होता है। कार्य इकाई में कौशल विकास, ये भी आपका गलत होता है। श्रम की बचत करने वाले उपकरणों के उपयोग, ये भी आपका गलत होता है। लेकिन आपका सटीक आंसर जो निकलता है ए ऑप्शन, यानी कि कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन। आपका 60 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए। ऑप्शन ये है जानत दागों को, बी ऑप्शन होता है वनस्पतिक दागों को, सी ऑप्शन होता है खनिज दागों को, डी ऑप्शन होता है चिकनाई युक्त दागों को। चलिए आप बताइए कि क्षारीय जो होते हैं उनको आप किस में, हाँ किस वाले आप दागों को मतलब छुड़ाते हो? जनत वाले में या खनिज वाले में या वनस्पति में या चिकनाई में, किस में आप छुड़ाते हो? क्षारीय जो होता है अभिकर्ता। आपको बताना है कि जो क्षारीय अभिकर्ता होते हैं
आप वनस्पति जो दाग होते हैं उनको आप क्या करते हैं, उससे आप दाग को छुड़ाते हैं। तो आपका 61 का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। देखिए अब 62 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन को हल करते चलिए क्योंकि क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज्यादा है। देखिए अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। ऑप्शन ये है प्रतिरूपण द्वारा, बी ऑप्शन होता है पुनर्वलन द्वारा, सी ऑप्शन होता है परिपक्वता द्वारा, डी ऑप्शन होता है वातावरण द्वारा। आपको बताना है कि 62 का राइट आंसर क्या होगा। आप यही बताना कि जो सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है वो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, वो करता है परिपक्वता, यानी कि वो मेच्योर हो रहा है। ठीक है, बेबी मेच्योर है तो इसका मतलब यानी कि बड़ा हो रहा है, तभी तो पता चल रहा है कि बेबी क्या हो रहा है, पहले बोल नहीं रहा था लेकिन फिर बबला रहा है, यानी कि कुछ कुछ बोल रहा है, तो इसका मतलब कि उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो थोड़ा परिपक्व हो रही है। तो आपका 62 का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर मान जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, 63 नंबर का क्वेश्चन। आप कहता है कि विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है। ऑप्शन ये है उष्मा संचरण, बी ऑप्शन होता है ताप संवाहन, सी ऑप्शन होता है उष्मा नियंत्रण, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई। विद्युत तापीय उपकरण में थर्मोस्टेट का जो कार्य होता है वो आपका होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में आपको बताना है, तो आप बताना उष्मा नियंत्रण का कार्य होता है। ठीक है, आपका 63 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। फटाफट से जो भी बच्चे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रोजाना क्लास बहुत इंपॉर्टेंट मिलती है। ठीक है, सभी प्राकृतिक तंतु केवल डॉट 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 के अतिरिक्त स्टेपल तंतु है। ठीक है, यानी कि आप पढ़ते हो ना रेशे का वर्गीकरण, तो आप करते हो प्राप्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, ठीक है, लंबाई के आधार पर करते हो ना, लंबाई और स्रोत के आधार पर। तो लंबाई में ही फिलामेंट और स्टेपल पढ़ते हो। फिलामेंट वो रेशा होता है जो क्या होता है, लंबा होता है। स्टेपल वो रेशा होता है जो छोटा होता है। फिलामेंट को आप मीटर में मापते हो और स्टेपल को आप इंच में मापते हो। अब आपको बताना है कि जो स्टेपल तंतु है वो कौन सा है। ऑप्शन ये है ऊन, बी ऑप्शन है रेशा, सी ऑप्शन होता है कपास, डी ऑप्शन होता है लिनन। आपको बताना है कि सबसे छोटा रेशा कौन सा होता है। ठीक है, 64 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताएं, तो आप बताओगे सबसे इसमें सभी प्राकृतिक तंतु केवल क्या अतिरिक्त, यानी कि आपको 3 ऐसे ऑप्शन है जो आपके स्टेपल है, एक ऐसा रेशा है जो आपके फिलामेंट में काउंट होता है। तो आपका रेशम क्या होता है, एक फिलामेंट वाला होता है, यानी कि लंबा रेशा होता है। तो आपका राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होता है, क्योंकि ये स्टेपल रेशा नहीं है। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि सभी प्राकृतिक तंतु केवल एक को छोड़ करके आपका क्या है, स्टेपल तंतु है। तो आपका क्या हो जाएगा, 64 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे ये पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय प्रौढ़ पुरुष की प्रोटीन की औसत दैनिक आवश्यकता है। ऑप्शन ये है 0.6 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार, बी ऑप्शन होता है 0.8 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार, सी ऑप्शन होता है 2.0 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार, डी ऑप्शन होता है 1.5 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार। आपको बताना है 65 नंबर का क्वेश्चन, आप फटाफट से बताइए। तो आपसे ये पूछा कि अपने इंडिया पूछा गया कि भारतीय जो प्रौढ़ पुरुष होते हैं उनमें प्रोटीन की जो औसत दैनिक आवश्यकता, यानी कि दैनिक जीवन में जो जितना प्रोटीन की आवश्यकता ग्रहण करते हैं कितना करते हैं, आपको बताना है। करते हैं 0.8 किलोग्राम शरीर के भार के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आपका 65 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए आपका 65 बी ऑप्शन सही होता है। अब देखिए 66 क्वेश्चन है, रेशम के तंतु का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ था। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन होता है जापान में। आपको बताना है, आप क्या बताओगे कि रेशम का जो तंतु होता है सबसे पहले जो हुआ था वो चीन में हुआ था। ठीक है, चीन में आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 67 क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, खेल है। ऑप्शन ये है वह क्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, बी ऑप्शन वह क्रिया जो आनंदप्रद है, सी ऑप्शन वह क्रिया जो समयबद्ध हो या आवश्यक नहीं है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। आप क्या बताओगे, खेल क्या होता है। खेल आपका वह ऐसी प्रक्रिया होता है जो क्या करता है, वह क्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, वह क्रिया जो आनंदप्रद होता है, वह क्रिया जो समयबद्ध एवं आवश्यक नहीं है, यानी कि जब मर्जी कहे जब खेलो, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन को चुनना बेहतर हो जाता है, यानी कि आपका 67 नंबर का क्वेश्चन होगा डी आंसर का राइट माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब 67 से 68 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन ए कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट हो जाती है, यानी कि विटामिन ए जो होता है आपका रासायनिक नाम कैरोटीन होता है, किन की अधिक मात्रा में नष्ट हो जाता है। क्या वो ताप
क्या वो दाब द्वारा पकाने पर नष्ट होता है, या फिर ब्लांचिंग के द्वारा होता है, या फिर तलने की विधि के द्वारा, फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताओगे, जो विटामिन ए यानी कि आपका केरोटीन जो होता है वो तलने की विधि में सबसे ज़्यादा मात्रा में नष्ट हो जाता है, यानी कि आपका 68 नंबर का क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होता है। देखिए अब आपके पास 69 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है। ऑप्शन ये है उसकी शारीरिक स्थिति, बी ऑप्शन है उसकी वंशानुगत विशेषताएं, सी ऑप्शन होता है उसकी सामाजिक अंतरक्रिया, डी ऑप्शन होता है उसकी मानसिक स्थिति। आपको बताना है कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास की जो आधारीय कारक होती है वो कौन सी होती है, तो उसकी होती है सामाजिक अंतरक्रिया होती है, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 से 70 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपके सामने विवाह है। 70 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है विवाह है। ऑप्शन ये है सार्वभौमिक संगठन, बी ऑप्शन होता है सार्वभौमिक संस्था, सी ऑप्शन होता है सार्वभौमिक समाज, डी ऑप्शन होता है सार्वभौमिक समुदाय। आपको बताना है कि जो आपका विवाह होता है वो क्या होता है, वो होता है सार्वभौमिक संस्था होता है, यानी इसमें विवाह होता है दो व्यक्तियों के बीच में धार्मिक और कानूनों के रूप में साथ रहने के लिए प्रथम सामाजिक मान्यता होता है। इनमें दोनों को कहा जाता है कि दोनों को मिलजुल कर रहना पड़ेगा। तो आपका विवाह क्या होता है, सार्वभौमिक संस्था होता है, यानी कि 70 का आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बन जाता है। देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछता है परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है। ऑप्शन ये है वास्तविक आय, बी ऑप्शन होता है सामाजिक आय, सी ऑप्शन होता है अप्रत्यक्ष आय, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन होता है, क्या होता है आपको बताना है। परिवार के सदस्यों का जो घरेलू उत्पादन हो क्या होता है, वास्तविक आय वाला होता है, यानी कि 71 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे। क्वेश्चन ये कहता है कि कार्य अध्ययन किया जाता है। कार्य अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, क्या वो ए प्रक्रिया चार्ट द्वारा, बी ऑप्शन संक्रिया चार्ट द्वारा, सी ऑप्शन सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि जो कार्य का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है संक्रिय चार्ट के द्वारा, प्रक्रिया चार्ट के द्वारा, सूक्ष्म गति अध्ययन के द्वारा, यानी कि चारों ऑप्शन के द्वारा क्या किया जाता है, कार्य का अध्ययन किया जाता है। तो 72 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हरा, नारंगी एवं बैगनी है। ऑप्शन है आपके पास प्राथमिक रंग, बी ऑप्शन है द्वितीयक रंग, सी ऑप्शन है मध्यवर्ती रंग, डी ऑप्शन होता है तृतीयक रंग। हरा रंग और बैगनी रंग जो होता है, नारंगी रंग होता है, ये आपका किस प्रकार का रंग होता है, ये द्वितीयक रंग में काउंटिंग होता है। तो आपका 73 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 73 से अब 74 क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्वेश्चन ये कहता है 74 नंबर का क्वेश्चन, एक मिनट। क्वेश्चन ये कहता है 74 कि एकीकृत बाल विकास योजना में निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सम्मिलित है। ऑप्शन ये है प्रौढ़ शिक्षा एवं परिवार नियोजन, बी ऑप्शन होता है गैर औपचारिक पूर्वशालीय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा, सी ऑप्शन होता है आय अर्जन हेतु प्रशिक्षण, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो एकीकृत बाल विकास योजना होता है उनमें जो सेवाएं दी जाती है वो आपकी दी जाती है गैर औपचारिक एवं पूर्वशालीय शिक्षा एवं पोषण दी जाती है, यानी कि 74 का आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से क्वेश्चन को देखते चलिए क्योंकि आपने एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। आप देखिए पूछा गया है 75 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है। ऑप्शन ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, बी ऑप्शन होता है यूनिसेफ द्वारा, सी ऑप्शन होता है यूनेस्को द्वारा, डी ऑप्शन होता है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण जो लक्ष्य निश्चित करता है वो आपका करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा करता है, यानी कि ये पूरे विश्व की बात करता है। ठीक है, तो आपके 75 की जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, WHO वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है। आप चलिए 76 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्वेश्चन ये कहता है कि कला के आधारित तत्वों में से एक है। ऑप्शन ये है संतुलन, बी ऑप्शन होता है लय, सी ऑप्शन होता है रेखा, डी ऑप्शन होता है अनुरूपता। तो कला के आधारित तत्व में से कौन सा होता है, यानी कि आपसे तत्व के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो कला के तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, वो रेखा होते हैं। लय और आपका ये सब नहीं होगा, आपका क्या होगा, रेखा होगा, प्रकाश होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, रंग होगा, ये सब आपके तत्व में काउंटिंग होते हैं। तो चलिए 76 का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है आपको।
अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 77 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है क्लस्ट्रीडियम बाट्यूलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होता है। ऑप्शन ये है निम्नलिखित से माध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा विशेषता डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ में। बी ऑप्शन है अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ। सी ऑप्शन होता है दूध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ। डी ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी। आपको बताना है क्लस्ट्रीडियम बाट्यूलिज्म के द्वारा वाला जो विषाक्त भोजन होता है वो आपसे पूछा गया है। आप बताना कि निम्नलिखित से माध्यम से अम्लीय भोज्य पदार्थ में उत्पादित विषाक्त पदार्थ द्वारा विशेषता डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बन जाता है। 77 से 78 क्वेश्चन के चलिए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि सूती वस्त्रों को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए डॉट डॉट से क्रिया कराई जाती है। ठीक है, जो आपका सूती वस्त्र होता है उसको कड़ा करने के लिए, यानी कि जो दिखाई देता है उससे कड़ा करने के लिए, पारदर्शी मतलब क्या कि आगे पीछे थोड़ा दिखाई देता है, तो उसमें कड़ा करने के लिए क्या किया जाता है? क्या वो कास्टिक सोडा किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से किया जाता है, सोडियम परबोरेट से किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए क्या किया जाता है आपको बताना है। उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल होता है जिसमें क्या किया जाता है, सभी आधुनिक जो उद्योग होते हैं उसमें सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसका आवश्यक करके आपके सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा बनाया जाता है। तो आपका 78 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अब चलिए 79 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्वेश्चन भ्रूणावस्था रहती है। ऑप्शन ये है गर्भधारण से 0 सप्ताह तक, 0 नहीं 2 सप्ताह तक। बी ऑप्शन होता है 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक। सी ऑप्शन होता है 8 सप्ताह से लेकर 24 सप्ताह तक। डी ऑप्शन होता है 8 सप्ताह से जन्म तक। आपको बताना है कि भ्रूणावस्था का जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है। आप बताना 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह का भ्रूणावस्था का समय होता है। तो 79 का आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। 80 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है। ठीक है, यानी कि इस चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जो करने वाला कार्य होता है कौन सा होता है? क्या आप बुनना करते हो तब आपका ऊर्जा ज़्यादा खत्म होता है? आटा गूंथना, सी ऑप्शन फर्श पोंछना, डी ऑप्शन होता है डस्टिंग। तो सबसे ज़्यादा जो आपका ऊर्जा व्यय होता है, खर्च होता है, वो आपका होता है फर्श पोंछने से होता है। ठीक है, इसमें बैठते हो आपके हाथ की गति, आपकी पैर की गति सब चलती है ना, तो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन करेक्ट। देखो आप जब बुनाई करते हो तो आपका हाथ चलता है, आप बैठे हो। जब आटा गूंथते हो तो आप बैठे हो ज़मीन पे, आपका सिर्फ हाथ ही चल रहा है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आप जब पोछा लगाते हो तो आपका हाथ पैर सब चलता है। ठीक है, तो 80 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। ये कैसे नंबर का क्वेश्चन जो है अब मैं आपको इसको होमवर्क देती हूँ। इस क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी बच्चे को आता है वो लिख दिया करो, ताकि इससे पता चलता है कि बच्चे को कितना आता है। ठीक, उसी हिसाब से क्वेश्चन हम लेकर के आऊँगी। आप जितने सारे आप क्वेश्चन को मैं देती हूँ, अगर उनका जवाब आप सही से दे रहे हो तो इसका मतलब कि आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छे से हो रही है। अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करने में अभी आपका पैसा नहीं जाता है, सब्सक्राइब करने में भी आपका पैसा नहीं जाता, बल्कि हाँ मेरा भरा जरूर हो जाता है। मैं आपके लिए इतना अच्छा सा कंटेंट लेके आती हूँ, तो मेरे लिए छोटा सा काम तो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट। चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखना।